हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से इस चैनल पे आपको एचपी टैट प्रिपरेशंस स्टार्ट हो रही हैं। हम आज से इस चैनल पे आपको वीक में 3 to 5 आप वीडियोस देख सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी की अपलोड होगी, साथ में मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड होगी। केमिस्ट्री आपकी नॉन मेडिकल में भी काम आएगी। एंड एचपी टैट से में जो आपका एचपी जीके आती है एंड इंडियन जीके आती है, उसकी हम वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करते रहते हैं। बीच बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हम सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस पेपर के लिए भी। हम ये सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं। हम आज से ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, ये आपकी एचपी जो टैट के लिए आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हो रहेंगे उसमें हम क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी देखते हुए चलेंगे। अगर कोई थ्योरी है उस थ्योरी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर कोई ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या किसने क्यों दिया था, वो सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे। साथ में बीच बीच में हम जो आपकी सारी थ्योरीज़ को डिस्कस कर लिया करेंगे। साथ में जो है डेफिनेशंस जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो एक वीडियो पूरी डेफिनेशंस पे बेस्ड रहेगी। सारी डेफिनेशंस जो अभी तक पूछी गई है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। अगर आपको ये सब कुछ आपने एचपी टैट की प्रिपरेशंस अच्छे से करनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। कब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपको पता लगते रहें। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे स्क्रीन पे है। आ फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेल्फ कंसेप्ट से, सेल्फ के बारे में जो हमारे ओपिनियंस हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। जो आपकी पर्सनालिटी से पहले आता है, सेल्फ नाम का एक चैप्टर आता है जिसमें ये बताया गया है कि हम हम क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, सेल्फ क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल का टोटलिटी में उसका आइडियाज़, उसकी थॉट्स विद रिगार्ड टू अपने आप के, ठीक है, अपने आप से रिलेटेड जो भी उसके थॉट्स है, आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं, उस रिस्पेक्ट में उसकी क्या अवधारणा है, क्या सोच है, उस चीज़ को सेल्फ बोला जाता है। एंड आपका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो क्या है? हम कैसे परसीव करते हैं अपने आइडियाज़ को, कैसे हम होल्ड करते हैं अपने आइडियाज़ को। ठीक है, हम अपने बारे में क्या राय बनाते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम बात करें सेल्फ इस्टीम की, सेल्फ इस्टीम क्या होता है? सेल्फ इस्टीम एक टाइप का हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में बात कर रहे हैं, या मी के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने बारे में क्या एक ओपिनियन बनाते हैं, क्या एक जजमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सेल्फ इस्टीम बोलते हैं। अगर इसमें एक और वर्ड है सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, ये सेल्फ जो कंसेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, जो सेल्फ एफिकेसी है ये है कि पीपल जो हैं, या जो इंसान है, वो अपने बारे में कि अपनी लाइफ में जो भी आउटकम्स हो रहे हैं, कोई भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं वो हमारे कंट्रोल में, जो भी आउटकम लाइफ का आउटकम्स आते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, बट कुछ लोग सोचते हैं वो बाय लक या बाय फेट हो रहा है वो सब कुछ। तो जो पीपल ये बिलीव करते हैं वो सब कुछ, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं लाइफ में, वो हमारे हाथ में है, वो क्या है? वो हाईली सेल्फ एफिकेसी वाले पर्सन्स है। ठीक है, वो हाईली सेल्फ एफिकेसी वाले पीपल है जो ये बिलीव करते हैं कि आउटकम्स हमारे हाथ में होते हैं। बट कुछ लोग जिनमें लो सेल्फ एफिकेसी होती है, वो ये बिलीव करते हैं कि वो कुछ भी जो भी आउटकम्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं, अगर हमारा टैट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो किसी और की गलती है। ठीक है, या पेपर बहुत टफ सेट किया गया था, ये स्टैंडर्ड नहीं था पेपर का, तो वो किसी और को ब्लेम करते हैं। जो कंप्लेनिंग पीपल होते हैं उनके बहुत कंप्लेनिंग नेचर होता है लो सेल्फ एफिकेसी वालों का। ठीक है, जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले होंगे उसमें क्या होगा? वो हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। वो ये बिलीव करेंगे, अगर पेपर थोड़ा टफ सेट होता है तो वो क्या बोलेंगे कि हमने अच्छी प्रिपरेशंस नहीं की थी तो पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं किया गया था। ठीक है, ये था। तो आपका जो फेवरेबल ओपिनियन है अपने बारे में,
उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपके नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी थ्योरी से रिलेटेड है, विच वन इज द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी इन एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। सी, इसमें आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके 2 का आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। एक क्वेश्चन बनता है आपका जो साइको सोशल थ्योरी है ये किसने दी थी, तो एरिक एरिक्सन ने दी थी ये थ्योरी। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि आपका एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी रिगार्डिंग टू योर, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है आपको साइको सोशल थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन बनता है वो स्टेज रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी में कितने स्टेजेस होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 8 स्टेजेस होते हैं इस थ्योरी में। ठीक है, 8 स्टेजेस होते हैं। एंड इसमें अब ये पूछा गया है जो आपके इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी होती है ये किस स्टेज में आती है, किस ईयर में आती है। सी, यहाँ पर ईयर दी गई है। ठीक है, कई बार आपसे इसमें चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन इन्फेंसी, ये वाली स्टेजेस दी गई हो सकती है, पर इसमें आपके ईयर दिया गया है तो कौन सी ईयर में आती है। तो उसके लिए हम जो इसकी थ्योरी है उसको देख लेते हैं एक बार। सो जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको अब ये पूरी थ्योरी दिखाई दे रही है, जो कि आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कि आपकी एरिक एरिक्सन ने दी थी। ये थ्योरी एक और चीज़ के लिए फेमस है, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एरिक एरिक्सन ये बोलते हैं कि थ्रू आउट लाइफ, वेदर इट इज़ एन इन्फेंट या कोई अडल्ट है या कोई चाइल्ड है, वो थ्रू आउट लाइफ क्या स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। ठीक है, हर फेज़ में उसको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है, या तो वो उस चैलेंज को ओवरकम कर लेता है या वो उसमें अंदर डूब जाता है। ठीक है, अगर तो वो उस चैलेंज को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी अच्छे से वो सॉल्व कर पाएगा। बट अगर वो चीज़ वो अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या आएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी, डाउट आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एंड ईच स्टेज इज़ रिलेटेड टू अनदर स्टेज। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं ट्रस्ट और मिसट्रस्ट इज़, ये फर्स्ट स्टेज है आपका, ये सेकेंड स्टेज से रिलेटेड होगा। आप देखेंगे इसको, अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ईच स्टेज इज रिलेटेड टू अनदर स्टेज। तो इस थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। जो आपके इन्फेंट होता है, मतलब 0 से 18 मंथ तक हम ये बोल सकते हैं, जो कि आपके इन्फेंसी पीरियड भी रहता है। सो इसमें जो आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो रहेगा वो आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। या तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट आएगा या मिसट्रस्ट आएगा। तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, अगर बच्चे को टाइम से फीडिंग करवाई जाए, उसको लव केयर दिया जाए तो उसके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा। बट अगर उसको वो चीज़ें अच्छी से ना मिले, आपका लव केयर और ये फीडिंग जो प्रोसेसेस है ये अच्छे से ना हो उसके साथ, तो क्या होगा, तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, अगर ट्रस्ट आता है बच्चे में तो उसके अंदर होप भी आती है। क्वालिटी क्या आती है, एक होप की क्वालिटी आती है कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। ठीक है, फिर आपके 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें आपके कौन सी क्राइसिस आते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ कंट्रोल। अगर बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, जैसे वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी 18 to 3 इयर्स के बीच में रहती है। 1.5 साल से 3 साल के बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर बच्चा वो उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता है या अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर वो चीज़ों का आ जाता है, ऑटोनॉमी आ जाती है उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकता है, अपने नेक्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। बट अगर वो चीज़ नहीं होता है, अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होती है तो उसके अंदर क्या होगा, शेम एंड डाउट आएगा। क्या आएगा, शेम एंड डाउट आएगा। ठीक है, अगर उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से हुई, ऑटोनॉमी आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अगर नहीं होगी तो शेम एंड डाउट आएगा। अगर ऑटोनॉमी आ गई है तो नेक्स्ट जो स्टेज होगी 3 to 5 इयर्स वाली,
प्री स्कूल वाली जो एज होगी तो बच्चा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेगा। बच्चा बोलेगा मैं करता हूँ, हर काम के लिए मैं करता हूँ। अगर कोई बोलेगा उसको पानी लाना है तो पानी लाने को बोलेगा कि मैं लाऊंगा। अगर कुछ भी, अगर उसको लिखने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे मैं करूँगा। हर चीज़ में वो इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं होती है, अगर शेम एंड डाउट आती है उसके अंदर, तो उसके अंदर गिल्ट रहेगा। वो हर चीज़, अपने को हर चीज़ से दूर करता रहेगा डे बाय डे, उसके अंदर वो गिल्ट आता रहेगा। नेक्स्ट है, जैसे अगर इनिशिएटिव लेना, उसने अच्छे से इनिशिएटिव लिए लाइफ में, उसको वहाँ पर अच्छी सी गाइडेंस मिली, हर चीज़ में उसको प्रॉपरली गाइड किया गया। तो जब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, जो कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था कौन सी एज में आती है, तो आप देख सकते हैं 5 to 13 ईयर्स की एज में आती है। ये 1 ईयर 2 ईयर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके अगर 7 to 13 भी लिखा होता या 14 भी लिखा होता तब भी यही वाली स्टेज आती है आपकी, ठीक है। तो इंडस्ट्री मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है बच्चे के लिए? स्कूल, ठीक है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो अगर वहाँ पर वो अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता है, टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड हर चीज़ उसको, जो उसके फ्रेंड्स है वो भी उसको अच्छे से डील करते हैं, मतलब एक उसको, जब अगर ऑब्वियसली बात है उसकी इनिशिएटिव उसने पहले भी लिया है तो वो स्कूल में जाके भी इनिशिएटिव लेगा हर चीज़ करने का। टीचर को बोलेगा मैं ये काम कर देता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प करेगा। तो वो एक ओवरऑल अच्छी कंडीशन में पर्सनालिटी उसकी जो हो रही होगी वो डेवलप अच्छी हो रही होगी। बट वेराज जब उसके अंदर गिल्ट था, तो जब वो स्कूल जाएगा तो उसके अंदर वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझसे वो काम भी नहीं हुआ था, मुझसे ये काम भी नहीं होगा। तो वो चीज़ें वहाँ से वो अब आपने देखा है ना, स्टार्टिंग से लेके हर स्टेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर, अगर जो फर्स्ट स्टेज में जो प्रॉब्लम आ गई है वो उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, एंड डे बाय डे वो चीज़ें बड़ी होती जा रही है। तो अब वो उसकी स्कूल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको उसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है। नेक्स्ट आपकी जो एडोलेसेंस वाली एज होती है आपकी 14 to 21 वाली, 20 वाली, जो आपकी आइडेंटिटी बिल्डिंग एज बोलते हैं हम जिसको, जिसमें बच्चा ये सोचता है मुझे लाइफ में करना क्या है, क्या रिलेशंस बनाने हैं, किसके साथ कैसे रहना है, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। उस एज में अगर बच्चा अच्छे से, अगर उसकी इंडस्ट्री भी अच्छी, मतलब अगर वो स्कूल में भी अच्छे से उसने हर चीज़ सीखी होगी, उसको अच्छी कॉपरेशन मिली होगी, तो उसकी वो आइडेंटिटी बनाने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वेराज अगर उसकी वो जो नेगेटिव साइड है वही चलती रहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, आगे कैसे जाना है। वेराज जब हम 21 से 39 की एज में आते हैं, मतलब यंग अडल्टहुड की एज में आते हैं, जो तो अच्छे से कर रहे होंगे तो वो जेनरेटिव होंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड में चल रहे होंगे वो बहुत जेनरेटिव होंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जेनरेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है। जो आपकी 21 से 39 के बीच में आएगी वो कौन सी आएगी? वो आती है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सी आइडेंटिटी आपने फॉर्म कर ली है, अगर आपकी आइडेंटिटी अच्छे से फॉर्म हो चुकी है, आप सेटल हो चुके हो, तो आप क्या फैमिली के बारे में सोचेंगे, आप मैरिज एंड ऑल के बारे में सोचेंगे, तो वो क्या रहेगा आपका, तो आप इंटीमेसी के बारे में सोचेंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट वेयर एज अगर आपकी कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती, आप कन्फ्यूजन में थे, आपको स्टैंड होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऑब्वियसली फैमिली के बारे में तो नहीं सोचेंगे, आप आइसोलेशन प्रेफर करेंगे, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे लेना पसंद नहीं करेंगे। अब आपकी 40 to 65 वाली जो एज आती है मिडल अडल्टहुड की, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जेनरेटिव हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड में, आप कमाने के बारे में, अपनी फैमिली बिल्डिंग, फैमिली के बारे में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप कितना सेव कर सकते हैं, अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचेंगे। वेयर एज अगर आप रोल कन्फ्यूजन में थे, आपके अंदर एक फिर उसके बाद आप आइसोलेशन प्रेफर कर रहे थे, तो आपके जीवन में एक ठहराव सा आ जाएगा, एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएगा कि आप चाहोगे कि मुझे अब आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आपकी जो 65 एंड ओल्डर वाली एज आ जाती है, इसमें आपकी इंटीग्रिटी आएगी। इंटीग्रिटी मतलब आपके अंदर ईगो आ जाएगा कि आप अपनी फ्लैशबैक में देखेंगे आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीव किया है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पॉजिटिव साइड में थे तो आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आप उसको देख के एक ईगो इंटीग्रिटी आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। वेराज अगर आप नेगेटिव साइड में थे तो आपके अंदर डिस्पेयर आ जाएगा, आपके अंदर रिग्रेट आ जाएगा कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, मेरी लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है।
सी वैसे तो आपकी जो फर्स्ट 5 स्टेजेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अडल्ट जो आपकी चाइल्ड जो होता है वो एडोलसेंट तक ही स्कूल में रहता है, तो यही क्वेश्चंस यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट फिर भी कई बार गलती से अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए हमने पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा विच वन इज़ द करेक्ट स्टेज, तो कौन सी स्टेज हमने पढ़ी थी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी वाली। आपकी जो स्कूल जाने वाली एज होती है 6, आपको पता है 6 ईयर्स से बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, 6 to 12 ईयर्स वाली ये स्टेज रहेगी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंडीशनड स्टिमुलस इन पैल्विक कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, 10 क्वेश्चंस भी हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो आपकी जो कंडीशन स्टिमुलस वाली थ्योरी है, आप एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि यही वाली थ्योरी है ये आपके पैल्विक ने दी थी, 1904 में दी थी ये थ्योरी। ठीक है, इसमें जो आपका कंडीशन, इसमें पूछा गया कंडीशन स्टिमुलस, इसमें आपका अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वेयर एज कंडीशन स्टिमुलस था, कंडीशन रिस्पॉन्स था। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी US CS किसके लिए स्टैंड होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो पैल्विक थे इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा बेल इज़ योर कंडीशनड स्टिमुलस। बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है एक्सपेरिमेंट में, वो हम जब इस थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे हमने पहले भी डिस्कस की है ये थ्योरी, बट फिर से डिस्कस करेंगे इस थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में शायद से। ठीक है, तो बेल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हुज कंपोनेंट इज इनकोडिंग। तो आपका इनकोडिंग किस चीज़ का कंपोनेंट है, मोटिवेशन का, लर्निंग का, मेमोरी का, इंटरेस्ट का। सो आपको पता है आपकी हम मेमोरी इनकोडिंग किस में करते हैं, तो वो करते हैं हम मेमोरी में। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एनकोडिंग जो है आपकी वो आपकी फर्स्ट स्टेप होता है किसी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। जो आपकी स्टेजेस ऑफ मेमोरी आते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप आपका एनकोडिंग ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या, एनकोडिंग में क्या करते हैं हम, सिंबल्स यूज़ करते हैं, कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये कंसेप्ट किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक ने दिया था ये कंसेप्ट आपका। ठीक है, इसको हम मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीन कंसेप्ट दिए थे, इस थ्योरी को कौन सी थ्योरी में आते हैं, ये आपके मल्टी फैक्टर थ्योरी में आते हैं। ऐसा करेंगे कल, सबसे पहले कल तो नहीं, मतलब जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में हम जितनी भी थ्योरीज़ हैं और किन साइकोलॉजिस्ट ने वो थ्योरी दी है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, एंड हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हम इस चीज़ को पहले एक डिस्कस कर लेंगे कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, आपके थॉर्नडाइक ने दी थी। वही थ्योरी है मल्टी फैक्टर वाली जिसमें आपकी ये कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ट्रांसमिशंस के लिए। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ के। नेक्स्ट है द कंडीशन विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टूवर्ड्स हिज गोल इज कॉल्ड। कोई भी कंडीशन जो आपको किसी भी प्राणी को हम अगर लक्ष्य की ओर बढ़ाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन देते हैं हम, तो उस मोटिवेशन से क्या होता है, कोई भी पर्सन अपने गोल के टूवर्ड्स डायरेक्ट होता है। सो सी मोटिवेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। पहले तो आपको मैं बता दूं ये प्रिंसिपल थॉर्नडाइक ने दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो किसने दी है, वो थॉर्नडाइक ने दी है। और जो आपकी ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लॉज ऑफ लर्निंग आते हैं, जिसमें आपके प्राइमरी लॉज आते हैं, जो कि आपकी ये 3 लॉज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्राइमरी लॉज हैं। एंड आपकी सेकेंडरी लॉज भी है इसमें। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी लॉज वैसे तो नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर केसेस में पूछे जाते हैं। जब हम ये थ्योरी डिस्कस करेंगे अच्छे से तो उस टाइम हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडरी लॉज के बारे में आपके मल्टीपल रिस्पॉन्स आता है, एनालॉगी आता है, प्राइमेसी आती है इसमें। ठीक है,
वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट इसमें सिर्फ हम प्राइमरी लॉज के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी बन जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। अगर ये नहीं बना तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो किसने दिए हैं, तो लॉज ऑफ लर्निंग आपके थॉर्नडाइक ने दिया है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, वो भी थॉर्नडाइक ने ही दी है। सेम चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है। तो आपका इसमें जो फर्स्ट लॉ दिया गया है, जो आपकी प्राइमरी लॉ का फर्स्ट लॉ है, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी इंसान है उसको रेडी रहना है नई चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। यू शुड बी रेडी टू लर्न थिंग्स, ये आपका है प्राइमरी लॉ। फर्स्ट लॉ ये है, आपको चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को प्लेजर एंड पेन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेजर एंड पेन लॉ भी बोलते हैं। मतलब क्या है, आप या तो आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करोगे कि मैं ये नया काम सीख रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पेन फील होगी उस चीज़ में, ठीक है, कि मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा है ये सब कुछ करके, तो उनको पेन होगी उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका लॉ रहता है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज रहता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपको पता है कि हम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को जो हमने चीज़ें सीखनी स्टार्ट की थी। उसके पहले तो आपको कोई चीज़ है, ठीक है, आपने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो क्या है, आप रेडी हो ड्राइविंग सीखने के लिए, तो वो हो गया आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कुछ लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, बट कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो नहीं आ रहा ही करना, मुझे रिवर्स करनी नहीं आ रही है गाड़ी, या मुझे गियर लो डाउन करना नहीं आ रहा, अप करना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो वो सब कुछ क्या होगा, वो आपका रह जाएगा लॉ। फिर जिसको आ रहा है वो प्लेजर में चला जाएगा, जिसको नहीं आ रहा, जिसको हेक्टिक लग रहा है वो सब चीज़ें, तो वो पेन में चला जाएगा। तो इसको इफेक्ट वाले को, लॉ ऑफ इफेक्ट को याद रखना है, प्लेजर एंड पेन लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को। आपने सीख ली गाड़ी चलाना, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, डेली आपको उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और उस प्रैक्टिस से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा गया, द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज। मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिपीटिशन करोगे, उतना अच्छा आपको वो काम आएगा। तो ये किस चीज़, कौन सा लॉ पे बेस्ड है? आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज की। द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वंस एंड अदर्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ये थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन आज की सीरीज़ के, जिसमें हमने एक थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। वैसे ही हम और थ्योरीज़ को भी डिस्कस करते रहेंगे एंड हर चीज़ों को देखते रहेंगे। बेशक 10 क्वेश्चंस की हम डिस्कस करें हर वीडियो में, बट उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसका बैकग्राउंड देखते हुए डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी HP टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।